चलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम शुरू किया था, है ना। उसमें हमने x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन देखा था, और x प्लस वाई टू द पावर n को देखकर हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n को भी समझा था, 1 माइनस एक्स टू द पावर n को भी समझा था, और ax प्लस बी वाई टू द पावर n को भी समझा था। तो मतलब किसी भी तरीके की बाइनोमियल टर्म्स के एक्सपेंशन को हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी फोकस पे भी ध्यान दिया था, जनरल टर्म पे भी ध्यान दिया था, मिडिल टर्म पे भी ध्यान दिया था। जब n इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन ऑड होगा तो एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, और जब n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होगा इवन, तो दो मिडिल टर्म्स होंगे। उनके रैंकिंग की बात भी की थी, और रैंक और आर के बीच का फर्क भी बात डिस्कस कर लिया था, क्योंकि पहला टर्म अगर T1 है तो उसकी आर की वैल्यू 0 होती है ना, इसलिए हमने टी आर प्लस वन एज जनरल टर्म लिखा था। ओके। और उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r ये सब भी निकालना सीखा था। फिर उसके बाद पास्कल्स ट्रायंगल का भी फंडा सीखा था, और हमने फिर कुछ फंक्शंस के एक्सपेंशन को देखा था, और उसके कोफिशिएंट के समेशंस को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात की थी। जैसे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि एज ए इन्फिनाइट पॉलिनोमियल सीरीज लिखा है, जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, तो दीज आर ए नॉट ए वन ए टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो हमने देखा था व्हाट इज समेशन ऑफ ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। फिर हमने ये भी देखा था व्हाट इज ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री। फिर हमने ये भी देखा था कि ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स प्लस ए एट। फिर हमने देखा था ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव प्लस ए सेवन। फिर हमने देखा था ए नॉट माइनस ए टू प्लस ए फोर माइनस ए सिक्स, यहाँ पे हमने आयोटा के बारे में बात की थी। फिर हमने ए वन माइनस ए थ्री प्लस ए सिक्स, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे, और इसी से किस तरीके से फर्दर वेरिएशंस बिल्ड हो रहे हैं उसके बारे में बात की थी। ओमेगा के बारे में बात की थी, जब तीन का डिफरेंस आ रहा था, ए नॉट ए थ्री ए सिक्स ए नाइन, या ए वन ए फोर ए सेवन, है ना। उन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ने जब पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा था तो हमने हॉकिस्टिक आइडेंटिटी की बात की थी, है ना। तो चलो आज वहीं से शुरू करते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो क्वेश्चन है 7c0 प्लस 8c1 प्लस 9c2 प्लस 10c3 प्लस 11c4 प्लस 12c5. Is it fulfilling the criteria of hockey stick? How can we say that? As I can see the prefixes 7, 8, 9, 10, 11. So it is like increasing. And if I look at the suffixes, this is also increasing 0, 1, 2, 3, 4 in continuity. At the same time, it is starting with 1, 7c0, है ना? या तो it should start with 7c0 or it should start with 7c7. और 7c7 से शुरू हुआ है तो सारी चीजें 7 होगी. Suffixes would be same, right? ये सारी बातें याद है? इसको हॉकिस्टिक आइडेंटिटी से सीधे आप लिख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा? This hockey is coming from the left. ये है ना हॉकी, ये वाला 7c0 8c1 9c2 ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है 12c5। तो ये यहाँ पे so 13c5 would be the answer. और लेट से अगर आपको पास्कल्स ट्रायंगल भी याद नहीं है तो उसके बावजूद भी आपको हमने एक प्रॉपर्टीज बताई थी विच वाज NCR प्लस वन इक्वल्स टू, इसे हमने कैसे याद किया था? जैक इज इन टीम और जैक इज नॉट इन टीम। तो इसमें हमने कहा था कि अगर हमने
जैक को टीम में रख लिया है, तो 50 बच्चों में मुझे और कितने बच्चे चाहिए? और अगर हमने जैक को टीम में नहीं रखा है तो मुझे रिमेनिंग स्टूडेंट में से कितने? एंड दिस विल कंप्लीट द होल सेट, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, याद है ना ये? तो अगर ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान होता तो भी आप इस क्वेश्चन को हल कैसे करते। देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, और यहां पे क्या दिख रहा है? तो समहाउ अगर 8C0 होता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे 7C0 है। बट 7C0 की वैल्यू क्या होती है? तो अगर मैं 7C0 को 8C0 लिखूं तो कोई गलती तो कर नहीं रहा हूं, तो मैं इस पूरी कहानी को क्या लिख दूंगा? 8C0 प्लस 8C1, राइट? जैसे ही मैं फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करूंगा, व्हाट आई विल गेट? 9C1, और 9C1 को जैसे ही मैं थर्ड टर्म से ऐड करूंगा तो 10C2, और 10C2 को जैसे ही मैं 10C3 करूंगा तो इट विल लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, it will follow the domino effect. So what will happen? ठीक है, ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, आपको मैंने इसके बारे में बता रखा है, सिग्मा, है ना? इसके 3 एस्पेक्ट्स बताए थे मैंने। अगर यहां पे सिमेट्रिक लिखा है ना, और लेट से आपके पास 4 टर्म्स है ए बी सी डी, है ना, और यहां पे अगर ए लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और अगर ए बी लिखा है तो ऑल पॉसिबल पेयर्स, कितने पेयर्स बनेंगे? 4C2 दैट इज 6, और ABC लिखा है तो ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स, कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? 4C3, ABC, ABD, ACD, BCD। तो इस तरीके से हमने इसको समझा था। और दूसरा समेशन क्या था? साइक्लिक, ABCD। ए का मतलब क्या होता है? जब हम साइक्लिक एक्सप्रेशन में जाते हैं तो वी ड्रॉ अ सर्कल एंड वी पुट द सर्कल इन, we put all the variable in a cycle and we follow one rotation. It could be clockwise, it could be anti-clockwise. The moment I say sigma A, I am talking about A plus B plus C plus D. And when I am talking about sigma AB, so I am talking about continuous product pair, continuous pair in cycle. So if I begin with AB, BC, CD, DA, it will stop. So symmetric और cyclic में यहाँ पे फर्क create हो जाता है. And when I say sigma ABC, again I'll follow the cycle ABC, BCD, CDA and DAB, राइट? इस तरीके से। तो ये 2 समेशन आपको पता है। और एक होता है नॉर्मल समेशन जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता है, सिर्फ ये लिखा रहता है सिग्मा R goes from 0 to N, या R goes from, और जनरल में लिखोगे तो R goes from A to B। ए बी क्या है? आपका होल नंबर्स है, ठीक है? अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है फंक्शन इन आर, फंक्शन इन आर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट, तो इसका मतलब होता है F0 प्लस F1 प्लस, कहां तक जाएगा ये? Fn तक, Fn तक, राइट? और यहां है तो क्या जाएगा? Fa, Fa प्लस 1 चलता रहेगा,
एफ बी माइनस वन एफ बी। तो ए से बी तक जितने भी आपके होल नंबर्स हैं सबको वो इंक्लूड करेगा एंड देन इट विल डू द नॉर्मल सबमिशन। ठीक है, ये बात समझ में आती है? कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सबमिशन का। अगर मान लो ये लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है 1 और यहां लिखा है r गोज फ्रॉम 1 से n, ये सिग्मा का साइन और व्हाट इज द लोअर लिमिट व्हाट इज द अपर लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, 1 से लेकर n तक। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n प्लस वन, n प्लस वन। ठीक है, तो पहले इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस वन प्लस वन कहां तक? हाउ मेनी टाइम्स? n या n प्लस वन? n प्लस वन। सो द आंसर वुड बी n प्लस। और अगर मैं ये लिखता r गोज फ्रॉम 1 से n और यहां 1 लिखा होता तो आंसर क्या होता? n। ठीक है, तो सिंस यहां पे जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, r पे डिपेंड, तो जो भी इनपुट डालोगे हमेशा क्या दे रहा है? 1 1 1 1, सो एवरी टाइम इट विल बी एडेड। और मान लो यहां पे k लिखा है, r गोज फ्रॉम 1 से n, है ना? r goes from 1 से n where k is a constant, where k is a, तो क्या होगा इसका आंसर? n k, राइट? कोई दिक्कत? ओके। अब मान लो लिखा है लैम्डा इनटू फंक्शन इन r, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। सो अगर आप इसको ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे? लैम्डा f1 प्लस लैम्डा f2 प्लस लैम्डा f3। तो क्या लैम्डा कॉमन है? सो व्हाट आई कैन डू? इट विल बी सेम। अंडरस्टूड? ध्यान रहेगा इस बात पे? ओके। मान लो ये आपका फंक्शन है कंप्लीट, मतलब सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, उस पे आपने सिग्मा लगा दिया है। तो आप क्या कर सकते हो? आप अलग कर सकते हो। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात भी। तो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ठीक, कोई परेशानी? ओके। हाँ, मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये बताओ अगर इट्स अ प्रोडक्ट तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है? अगर समेशन प्रोडक्ट पे लगा हुआ है तो क्या मैं इंडिविजुअल को करके प्रोडक्ट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता हूं। आप सिंपल सी बात देख रहे हो ना, ये क्या है?
F1 into G1 प्लस F2 into G2 प्लस F3 into, और ये क्या है, F1 plus F2 plus F3 up into G1 plus G2 plus G3. So you will get lot of other terms also. So definitely ये नहीं equal है. Only constant would come out and everything will remain n. ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रहेगा. ओके okay. अगर r इज इक्वल टू 1 से n है और यहां पे 1 लिखा है तो आंसर क्या होता है? n. अभी आपने तुरंत बता दिया था मुझे. सीक्वेंस सीरीज की क्लास याद है? ओके. सिग्मा r 1 से n है और यहां पे r लिखा है, तो बताओ क्या होगा आंसर? n इंटू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना? मैंने रोप मेथड से बताया था, ट्रायंगुलर नंबर से बताया था, अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, ये भी याद रहेगा. ये सब रटा होना चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं. इसका क्या आंसर था? सम ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. याद करो, मैंने ट्रायंगल बनाया था. n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6. याद करो, मैंने विजुअली आपको इसको प्रूव कराया था. 3 ट्रायंगल्स से हमने पूरा सम निकाला था और उसके बाद 3 से डिवाइड किया था, है ना? ओके. n इंटू राइट, ये भी आपको आता है. ठीक. और मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो, r इंटू आर प्लस 1, r गोज फ्रॉम 1 से n. इसे कैसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को तो इस अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं ना. व्हेन वी आर इनसाइड वी कैन डू एनीथिंग. सो इट वुड बी sum of two functions is can be taken out. क्या होगा आंसर? n इंटू n प्लस 1. ठीक है, क्लियर? तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको एक बार सबमिशन से थोड़ा सा फेमिलराइज करा रहा था. अभी विल बी यूजिंग लॉट ऑफ सबमिशन सिंबल्स, तो आई एम श्योर आपको ये सब चीजें पता है. ओके, सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम हॉकी स्टिक आइडेंटिटी ओनली. तो ठीक है. So my suggestion would be, instead of jumping to the answers, first try to write it in
expansion version. And once you write it in expansion version, then you would be able to answer it well. है ना, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा इस सबमिशन को लेकर उतने फ्रेंडली नहीं हुए हैं, है ना, अभी आप शुरू कर रहे हैं अपने लाइफ फेज को. तो माय सजेशन वुड बी हाउ टू अप्रोच. आप इसके लिए आप पहले लिखो, फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है. सो इट विल 20 प्लस 21C 20 कहां तक जाएगा, 40C. नाउ माय क्वेश्चन इज, ये हॉकिस्टिक आइडेंटिटी है, कंप्लीट हॉकिस्टिक है. क्यों? क्योंकि प्रीफिक्सेस बढ़ रहे हैं और सफिक्सेस कांस्टेंट है और स्टार्ट हो रहा है 1 से. 20C 20 इज 1. अच्छा, ये हॉकिस्टिक लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है? राइट से आ रहा है. सो दिस हॉकिस्टिक इज कमिंग फ्रॉम दिस वे. सो द लास्ट गाय इज 40C 20. सो ये आंसर कहां पे आएगा? 41C 21. सो द आंसर वुड बी. ठीक है, फंडा समझ में आ गया? ओके, ट्राई द अदर वन. ये देखो कैसे होगा. फर्स्ट टर्म वुड बी, देन 22 कहां तक जाएगा? 42 21. Is it a hockey identity? So it's coming from left. So it would be, so simple one, right? इसमें भी दिक्कत नहीं है. Rather I should get rid of these two. है ना, इसको हटा देते. अब बताओ कैसे करें फोर्थ एंड फिफ्थ को. So I'll begin with 20 प्लस कहां तक जाएगा? 40C7. Now, is it a hockey identity? It is a broken hockey. So it's following the pattern that prefixes are increasing, suffixes is constant, but this story should have started from 7C7. The story should have started from and then ended with 40C7, right? तो कहीं ना कहीं जो चीज टूटी हुई है उसे वापस ला लेते हैं. सो 7C7 से एक्स्ट्रा क्या आएगा? 90C7. ये एक्स्ट्रा है जो हमने ऐड किया, प्लस 20C7 से कहां तक जा रहा है? 40C, and then I have to subtract whatever I added. Now the story is clear. Now the story is, so it will become, so it's a hockey stick from right. So 41C and minus 20. Again, it's also hockey stick from the right side. So this would be the answer. Logic समझ में आ गया? So हमेशा जंप नहीं कर जाना है हॉकी स्टिक देखते हुए. दोनों एस्पेक्ट देखने हैं कि एक तो प्रीफिक्सेस जो हैं वो इंक्रीज होते रहने चाहिए, सफिक्सेस या तो कांस्टेंट होने चाहिए या इंक्रीज होते रहने चाहिए. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि इट शुड स्टार्ट विथ 1. इट शुड स्टार्ट विथ द कॉर्नर ऑफ द पास्कल ट्रायंगल. अगर कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इट मस्ट बी ब्रोकन. सो इफ समथिंग इज ब्रोकन यू नीड टू फिक्स इट. ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. So if I write, the first term would be 21C, and what would be the last term?
So is it a hockey stick? Yes, it is a hockey stick, but a broken one. हाँ? So देखो क्यों मुझे पता है कि हॉकी स्टिक है, क्योंकि 13 का डिफरेंस फिक्स्ड है। 13 का डिफरेंस, तो मतलब it should have started from 13C naught. It should have started from, so what I'll do, 13C naught से 19C6, ये मेरा एक्स्ट्रा है, प्लस 20C7 से 30C17 minus whatever we added. Right or wrong? So this hockey stick is coming from left. So this would be 31C17. सही है? Minus 6. ठीक है? So you have got confidence now कि इस तरीके के सवाल सबमिशन का सिंबल कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन समझ में आया? You have to find the coefficient of x to the power 7 in this expansion. What do you see? You see it's a summation of lot of binomial expansion. 1 plus 1 plus x plus 1 plus x square plus 1 plus x cube plus 1 plus x to the power 4 plus 1. Huh. But I'm interested in finding the coefficient of x to the power 7. So how to go for it? Any idea? कैसे? सोचो। अच्छा ये बताओ, x टू द पावर 7 तुम्हारे शुरू के कौन कौन से टर्म्स नहीं जनरेट कर पाएंगे? 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 तक मेरा कोई काम ही नहीं है। सो x टू द पावर 7 विल स्टार्ट जनरेटिंग फ्रॉम 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। सो कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 के बाद ही काम बनना शुरू होगा, उससे पहले की टर्म्स यूजलेस है। राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 में x टू द पावर 7 की कोफिशिएंट पूछूं तो क्या होगा? 7C7 क्या होगा? 7C, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 में क्या होगा? 8C, और 1 प्लस एक्स टू द, is it hockey stick? Is it starting from 1? So what will be the answer? 101. Why 8? राइट से आ रहा है। ठीक है, फैंटास्टिक वे। हॉकी स्टिक कोई बोलेगा नहीं, बट यू हैव टू सी कि समटाइम्स व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू माइट डिस्कवर दैट द path to the solution is through hockey stick identity. Okay, this was method 1. There is another method also. What should be method 2 to solve this problem? इस सीरीज को पहचानते हो?
1 plus 1 plus x. It's a geometric progression. It's a, है ना, मैंने आपको जब पैटर्न की क्लास में समझा रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस, तो मैंने आपसे बात की थी 3 प्रोग्रेशंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड geometric progression. So can I say it is a geometric progression? Yes, it is a geometric progression. But मैंने आप लोगों को geometric progression solve करना सिखाया नहीं था. Okay. आप लोग सबको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म, तो इसे क्या कहते हैं? It's a arithmetic progression. और जब आप हर एक टर्म को रेसिप्रोकल ले लेते हो, इसे क्या कहते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और आप किसी कांस्टेंट पे पावर लगा रहे हो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक. सो वी कॉल इट जीपी, वी कॉल दिस एज एचपी, वी कॉल दिस एज एपी. के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है, इस पे अभी चर्चा नहीं की है. ठीक है. जीपी को और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि अगर मैं इसे बी कह दूं, पहला टर्म क्या हो गया? तो दूसरा टर्म बी आर, तीसरा टर्म बी आर स्क्वायर. इसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. देखो दोनों सेम ही चीज है अगर गौर से देखोगे तो. देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? लैम्डा टू द पावर डी. फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? लैम्डा टू द पावर डी. फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? तो मैंने लैम्डा टू द पावर ए को बी कह दिया और लैम्डा टू द पावर डी को आर कह दिया, है ना. सो कौन बेटर है लिखना? ये राइट रॉन्ग? सो व्हेन यू सी अ प्रोग्रेशन, व्हेन द common ratio of 2 consecutive term is constant. When the common ratio of 2 consecutive term is constant, we call it geometric progression. When the difference of 2 consecutive term is constant, we call it, and when the ratio of 2 consecutive term is constant, we call it geometric progression. So if I say first term is b, so the second term is r. So b is the first term and r is the common ratio. So what would be the third term? What would be the fourth term? What would be the pth term? Pth. P, is it correct? P minus 1. And what would be the nth term? 1. So this is how we write the general term for geometric progression. So let's say I have to find sum of first n terms, b plus br plus br square. कहाँ तक जाएगा? br to the power n माइनस, और इसको अगर मैं उसमें लिखूं समेशन फॉर्म में, तो ये होगा br to the power I goes from 0 to n minus 1. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो. ठीक. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सिंबॉलिज्म. वो आप धीरे धीरे आपको इससे एक फ्रेंडलीनेस होती होगी. आर से कंफ्यूज हो रहे होगे. आर उस वक्त हम लोग वेरिएबल की तरह देख रहे थे, बट आर अभी क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा है. ठीक है. ठीक. तो लेटर्स को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती. लेटर्स को हमेशा इंटरप्रेट किया जाता है कि इसका क्या मतलब है ना. अब जैसे तू घर पे एक्स लेके वेरिएबल करके प्रैक्टिस कर रहा है और एग्जाम में एक्स को कांस्टेंट और के को वेरिएबल करके देगा, तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल दैट. ये नहीं कि अरे सर के तो कांस्टेंट होता है, एक्स वेरिएबल होता है. ऐसा तो कोई किताब में नहीं लिखा रहता है ना.
अब मान लो मुझे ये निकालना है, S इज इक्वल टू बी प्लस बी आर, कहां तक? फर्स्ट एन टर्म्स तक, ठीक है, ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो हाउ टू सॉल्व दिस सम? एनी आइडिया हाउ टू फाइंड दिस सम? तो उससे क्या हो जाएगा? Idea is I have to get the answer, right? अगर मैं इस पूरी कहानी को R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो B क्या बन जाएगा? और बी आर क्या बन जाएगा? ऐसे ही जो ये बी आर टू द पावर n माइनस टू था, वो क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? क्या फायदा हुआ? कुछ देख पा रहे हो? क्या दिख रहा है? कॉमन है तो उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट इट, आई कैन से s माइनस आर एस इज इक्वल टू बी माइनस, आ गया आंसर. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों सेम ही बात है. So when r is less than 1, you can use this formula. When r is greater than 1, you can use that formula. But कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस माइनस तो हैंडल कर ही लेगा, तो इवेंचुअली प्लस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन जीपी. तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन जीपी इज b into r to the power n minus 1 upon r minus 1, where r is common ratio and b is फर्स्ट टर्म. लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? है ना? क्लियर? फर्स्ट टर्म था, ठीक. लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अगर लेट से मैं तुम्हें बोलूं तो बताओ कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है टोटल? 11. 10 टर्म्स हैं. इज इट अ जीपी? यस. तो अगर मैं इसका सम निकालूं, फर्स्ट टर्म क्या है? रेशो क्या है? 2. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सो द आंसर वुड बी, समझ में आ गया? ठीक है, पक्का? नहीं समझ में आया? आ गया ना? ये देखो, ये क्या होगा? इज इट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? Who says? It's a geometric progression. How do you harmony कैसे? It's a geometric progression and it is infinity. So will this answer will also explode to infinity or it will come to something small? Infinity.
Okay, let me give you some example, visual example. Let's call this as half. Let's call this as half. ठीक है? जा भाई. ठीक है? This pink region represent and white region represent 1. ठीक है? So this pink region is half. This yellow region is 1/4. So this is half. This is 1/4. This is 1/8. 1/64. 1/128. 1 by. So it will start merging here till infinity. So what would be the sum? It would be exactly 1 at infinity. It would be exactly equal to 1 at. It will keep on approaching, but it will never cross 1. It will always be contained in this boundary. Understood? Okay. Now let's, ये तो मैंने आपको एक demonstration दिया to give you an intuitive idea कि what's happening. इसको अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले पे लिखूं तो एस एन क्या होता है? बी 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन व्हाट इज बी? 1/2 माइनस 1/2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2. ठीक है? सो फाइनली द आंसर वुड बी 1 माइनस, ये एस एन है, ये क्या है? एस एन. सो एस इंफिनिटी क्या होगा? 1 माइनस 1 बाय, it is approaching infinity. It is approaching. It means a very, 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 very large number. 1 upon very, very, very large number will approach 0. So it would be equal to. ठीक है? चलो ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आई जस्ट गेव यू अ लिटिल familiarity with what is GP. इतना तो समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स लुक एट आवर प्रॉब्लम. अभी जब सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तब और डिटेल में कराएंगे, डोंट वरी. कहां तक जा रहा था? 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 तक. ठीक है? इट्स जीपी. इट्स. सो एस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 101. How many terms are there? 1. What is the first term? What is the ratio? 1 plus x. How many terms are there? So what is the sum? 1 plus x to the power 101 minus 1 upon x. What we want? Coefficient of x to the power 7. What do we want? Coefficient of x to the power? न्यूमरेटर में हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 चाहिए होगा, तभी x टू द पावर 7 बनेगा. यही आंसर आया था हॉकी स्टिक से. सो इसको तुम इस अप्रोच से भी हैंडल कर सकते थे. ठीक है? इंटरेस्टिंग. चलो आगे बढ़े. जो हम हॉकी स्टिक आइडेंटिटी कह रहे थे उसे कहते हैं वॉन्डर मॉन्ड सीरीज लेवल 1.
वॉन्डरमॉन्ट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उस सीरीज के बारे में बात की थी, हॉकिस्टिक आइडेंटिटी के बारे में। तो उसे क्या कहते हैं? वॉन्डरमॉन्ट सीरीज 1, लेवल 1। अब मेरे आपको वॉन्डरमॉन्ट सीरीज लेवल 2 दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वो कैसा दिखता है और उसको कैसे हैंडल करना है, उसका बाइनोमियल मतलब क्या होता है और उसका कॉम्बिनेटोरियल मतलब क्या होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बढ़े? कोई डिस्कस कुछ तो नहीं करना अभी? ओके। So what are you observing here? Just give me your observation so that you know how to recognize Vandermonde level series 2. So what are your observation? सबसे पहले आप पहली बार देख रहे हो दो NCRs को एज ए प्रोडक्ट, है ना? सो इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना? दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट है। दैट्स द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। व्हाट्स द सेकंड ऑब्जर्वेशन? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो सेम है। प्रीफिक्सेस आर सेम। मैं प्रीफिक्सेस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो हर एक टर्म में दो प्रीफिक्सेस हैं एंड प्रीफिक्सेस अपना कॉन्स्टेंट्स मेंटेन कर रखा है। मतलब जो स्टार्ट कर रहा है 10 से और 20 से 10 20 10 20 खेल रहा है, ठीक है? थर्ड ऑब्जर्वेशन, सफिक्सेस के अगर मैं सम देखूं 0 10 1 9 2 8, sum of suffixes is constant. Okay. और चौथा ऑब्जर्वेशन आपने ये देखा होगा कि जो सम है 10 है, वो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब यूज हो गए हैं। 0 10 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3, है ना? तो ये चारों चीजें ऑल केसेस आर टेकन, आर कंसिडर्ड, ठीक है? इसे हम कहते हैं वॉन्डरमॉन्ड लेवल सीरीज 1, ठीक है? कोई दिक्कत? सॉरी 2। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, दिस इज ऑल्सो वॉन्डरमॉन्ड लेवल सीरीज 2। अगर आप गौर से देखोगे तो सेम थिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, prefixes are same throughout, sum of suffixes is constant and all cases are you sure? किसका जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ? अगर तुम्हें 20 चीज चाहिए, 20 चीज चाहिए, एक 10 है एक 20 है, तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी की है? तो मिनिमम इसका 10 तो चाहिए ही होगा। सो ऑल केसेस आर टेकन केयर,
all cases are taken. Or even let's say for your santushti, you want to go beyond and write 10C11, 20C9, 10C12, 20C8. So what is 10C11? What is 10C12? 0, 0. So everything will be exhausted. Even if you try to do that, they will eventually tell you that there is no other cases possible. So all cases have to be there. ठीक है? अब क्वेश्चन है कि इसे रिकॉग्नाइज करना तो हमने पहचान लिया, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? एक बच्चे ने कहा था कि सर हॉकी स्टिक दिख रही है मुझे, बट हॉकी स्टिक नहीं दिख रही, कुछ और दिख रही है, बताओ क्या दिख रही है? आपको दिख रहा है 10C0, 10C1, 10C2, व्हाट इज दैट? कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 10 एंड expansion of 1 plus x to the power 20. Right or wrong? This is expansion of 1 plus x to the power 20 and this is 1 plus x to the power 10 के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो पहला बंदा है और कोफिशिएंट ऑफ 20 के जो जितने पॉसिबल आ रहे हैं वो दिख रहे हैं. राइट और रॉन्ग? बट समहाउ मुझे इतना पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 से ही खेल मचा जा रहा है. ठीक? तो अगर मैं इसको बाइनोमियली सॉल्व करने की कोशिश करूं, बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से, तो एक बंदा उठ के आ रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 से और दूसरा बंदा उठ के आ रहा है, राइट और रॉन्ग? अब देखो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 में कोफिशिएंट क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्स टू द पावर 0. और ये क्या करेगा? एक्स टू द पावर 10. एक्स टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 10, एक्स टू द पावर 10. एक्स टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 10, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? x. और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? x9. x टू द पावर 10, x2, x8, x टू द पावर 10, x10, x0, x टू द पावर 10. तो मतलब the product is producing the coefficient as x to the power 10, which means I want coefficient of x to the power 10 of this expansion. Coefficient of x to the power 10 in the expansion. Right or wrong? And what is this? 30. और इसका कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 क्या होगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, 10C0, 10C1, 10C2, 10C10, मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 के एक्सपेंशन से कोफिशिएंट लिया गया. 20C10, 20C9, 20C8, 20C0 कहां से लिया गया? 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 से. अब अगर इन दोनों से देखा जाए तो यहां से x टू द पावर 0 आ रहा है, यहां से x टू द पावर 10 आ रहा है, यहां पे x टू द पावर 1 आ रहा है, यहां पे x टू द पावर 9 आ रहा है, x टू द पावर 2, x टू द पावर 8, x टू द पावर 3, x टू द पावर 7, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 10, x टू द पावर 0. ऑल पॉसिबल केसेस टेकन केयर ऑफ. तो मतलब इस एक्सप्रेशन में जितने भी x टू द पावर 10 बनेंगे वो हमने, so which means we need to find coefficient of x to the power 10 in this expansion. And what is this expansion? 1 plus x to the power 10 into 1 plus x to the power 1 plus x to the power 30. और उसका coefficient of x to the power 10 क्या होगा? 30C10. This is the binomial way to understand this thing. अब मैं आपको कॉम्बिनेटोरियल तरीका बताता हूँ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेटोरियल वे, जिससे और आसानी से चीजें समझ में आने लगेगी. ठीक है, समझ में आएगी बात? लेट्स से you have a basket where 10 mangoes and 20 apples are kept, all distinct, all distinct. And your mother asked you that eat exactly 10 fruits. Eat exactly. So how many cases you would say? Mango, apple. 10, 0. 9, 1. 8, 2. 0, 10. These are the possible cases.
एंड याद है हमने बास्केट वाला किया था क्वेश्चन, तो इसको कैसे डिकोड किया था? अच्छा, 10 में से 10 मैंगो, 10C10 इंटू 20C, 10C9, 20C, आ गया हमारा वॉन्डर मॉन्ड लेवल सीरीज 2। सो यही तो कर रहे हैं, यही तो प्रूफ कर रहे हैं। सो दीज आर योर, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसका मतलब 30 फ्रूट्स हैं, ऑल डिस्टिंक्ट। उसमें से कितने फ्रूट्स खाने हैं? समझ गए? अगर आप नीचे वाले को देखोगे, सेम स्टोरी, 30 फ्रूट्स, मम्मी ने इस बार कितना खाने को कहा? 20। सो 30C20, और दोनों सेम ही था, इसलिए आंसर 30C10 और 30C20 एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि सिमेट्री से NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, सो दिस टेक्स यू टू द रिल्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना? एंड यू नो हाउ टू थिंक इन दिस टर्म। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? चलो फिर समेशन के साथ कुछ सवाल करो। नेक्स्ट स्लाइड। सो सिर्फ कॉम्बिनेटोरियल मतलब ध्यान में मत रखो, बाइनोमियल मतलब भी ध्यान में रखो, है ना? चलो इसे सॉल्व करो। 30CR, 20C, 20 - R, R goes from 0 से 20। चलो सॉल्व करो इसे। बताओ पहला टर्म क्या होगा? 30C0, 20C20, फिर क्या होगा? एंड कहां पे करेगा? 30C20। What is the story? 50 fruits, 20 to be eaten. All possible cases taken care of. So the answer would be, जिसको समझने में इतना टाइम लगा आंसर करने में, तो इसलिए हमेशा बेसिक्स पे वक्त दिया जाता है। चलो सोचो, सोचो। हमेशा एकदम, कभी कभी लेयर्स खोलने होते हैं तो देखने के लिए। चलो पहला टर्म लिख लो पहले। कहां तक जाएगा? 20 से, हम्म,
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 25 और 20 में लिमिटेशन 20 के पास है, राइट? तो किसी एक को मुझे NC n - r लगाना था। आई चोज कि चलो ये ले, ताकि क्लियरली दिखने लगे कि 45 फ्रूट्स में से मुझे 20 फ्रूट्स, नहीं समझ में आया? ये तो समझ में आया। सिंस सफिक्सेस सबके सेम है, मुझे सम ऑफ सफिक्सेस कांस्टेंट करने हैं, तो मैंने NC n - r लगा दिया। अब मैं इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, ये मेरा पर्सनल चॉइस था, बट मुझे लगा कि 20 के पास लिमिटेशन है, 20 इज स्मॉलर, राइट? सो आई जस्ट प्लेड विथ 20C20, 20C19, 20C0। सो आई हैव लाइक 45 फ्रूट्स में से मुझे 20 फ्रूट्स खाने हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अंडरस्टूड? क्लियर? So what would be the answer? लॉजिक क्लियर? ठीक। घबरा क्यों रहा है? अभी तो शुरुआत हुई है। R goes from 0 to 20। आपको क्या निकालना है? 20CR का स्क्वायर का सम, 20CR के स्क्वायर का सम। तो इसको लिख देते हैं, 20C0 इंटू 20C प्लस 20C1 इंटू, कहां तक जाएगा? 20C20 इंटू, सफिक्सेस का सम कांस्टेंट होना था। कैन वी मेक इट? 20C0, 20C20, 20C1, 20C19, 20C20, 20C0। So the answer would be 40C। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने ये याद कर रखा है, R goes from 0 से N, NCR क्या होता है इसका आंसर? 2 to the पावर, ये रिजल्ट आपको याद है? अब ये रिजल्ट भी याद कीजिए। R goes from 0 से N, NCR का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, ठीक है? मेकिंग सेंस? ये सब याद रखना है ना, और भूल भी गए तो यू नो हाउ टू डिराइव इट। भूल इसलिए फंडा इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीजें आ रही है। यही हुआ था ना, देखो। सो इट्स अ फैंटास्टिक रिजल्ट, है ना? ठीक है। चलो ये सॉल्व करना है। कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? R इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इस बात पे फोकस करने की आवश्यकता है। R इज इक्वल टू 0 मिसिंग है, तो उसे ऐड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। सो ऑल केसेस हैव टू बी देयर। सो ऑल केसेस में जो मिसिंग है, अगर वो मिस दिखता है तो क्या करना होता है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? लिमिट कहां तक जा रही है और 10CR है।
तो मतलब रेस्ट ऑफ द टर्म्स आफ्टर 10 के बाद जो है वो यूजलेस टर्म्स हैं। 10C10 वुड बी द लास्ट टर्म, वो यूजलेस टर्म है। 11 12 से 20 तक यूजलेस है, सो यूजलेस टर्म यू कैन, क्योंकि 10C11 वुड बी जीरो ना, 10C11 would be 0, 10C12 would be 0. So the whole story will change to 30C1, 10C1 up to कहां तक जाएगा? 10C10. और अभी हमें क्या दिख रहा है, एक मिसिंग टर्म क्या है? तो यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं 30C0, 10C0, और मैं यहां पे -1 कर रहा हूं। बताओ -1 क्यों किया? क्योंकि वो -1। जब मेरे पास ये आ गया 30C0, 10C0, 30C1, 10C1, 30C10, 10C10, -1। अब मुझे ये वॉन्डर मॉड दिख तो रहा है, बट फिर से मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ सफिक्सेस इज नॉट कांस्टेंट। सो हाउ टू मेक इट कांस्टेंट? 10C10, सो 30C0, 10C10। तो जिसकी जो जो सबसे छोटा बंदा है ना, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी देख ली जाती है। ये कहां तक जाएगा? 10C0 minus, so how many fruits you have and how much you have to eat? देखो बहुत सारे बच्चे -1 मिस कर जाएंगे। सो ये सब छोटी छोटी चीजें, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देगा यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? कोई डाउट और सवाल करें? चलो, विल कम बैक टू वॉन्डरमॉन्ड लेवल सीरीज 2। अभी फिर से वापस पुराने उसमें आते हैं। ब्रोकन हॉकी स्टिक के क्वेश्चन करा दिया मैंने। क्या? बस ये दो है आपके जेई सिलेबस में। ओके, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। इसका बताओ क्या होगा आंसर इसका? लास्ट क्लास में इतना कराया, सब भूल गया। ये 2 to the power 10 कैसे आया है? हाउ डिड यू गेट 2 to the power 10? तो कहां से, क्यों हो रहा है 2 to the power 10? 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन होता है 1 + 10C0 + 10C1 x, 10C2 x², 10C3, and then you put x is equal to 1, then you get 2 to the power 10. This is the coefficient of 1 minus x⁻10. 1 minus, and if you put x is equal to 1, what will you get? 0. नहीं समझ में आया?
बच्चा लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 क्या होता है? यही होता है। और x को 1 डालेगा तो क्या बनेगा? लास्ट क्लास में इतने सारे कोफिशिएंट्स कराए थे, कैसे भूल गए? ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 क्या होगा? अगर मैं x को 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? यही होगा ना? और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 10c0 प्लस 10c2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 की पावर f1 प्लस f माइनस 1 अपॉन 2, f1 प्लस f माइनस 1 which means 2 to the power 10 plus 0, when I add it डबल हो जा रहा है ना? याद करो लास्ट क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे, है ना? सिर्फ f1 f2 पे ही कराया था। और ये क्या होगा? 10c0 माइनस 10c2 प्लस 10c4 माइनस alternate प्लस माइनस विथ इवन, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10। वी विल लर्न लेटर कि कैसे इसे हैंडल करते हैं। लेटर, इसका आंसर आएगा कॉस में, इसका आंसर आएगा कॉस में। हम बाद में सीखेंगे कैसे आएगा इसका आंसर। ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराया हूं इसलिए नहीं करा रहा हूं, नहीं तो ये बता देता। ठीक है, हाँ तूने सब कुछ कर रखा है। ठीक है चलो। यार ये तो पढ़ाना ही नहीं था मुझे, ये तो मैं तुम लोग को रिफ्रेश करा रहा था। ये तो मैं रिफ्रेश कराया था पिछले क्लास का, ये कुछ नया थोड़ी है कि याद है कि नहीं और पता चल गया कि याद नहीं है। तुम लोग एक्चुअली, मैं बताता हूँ सुनो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से तुम लोग अपनी लाइफ, एकेडमिक लाइफ को बहुत अमेजिंग कर सकते हो। कोई बहुत रॉक स्टार तरीके से पढ़ने या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल रूल होता है, क्लास में साफ सुथरा नोट्स बनाओ, घर पे जाके जो भी क्वेश्चंस कराए हैं एक बार कर लो, और नेक्स्ट क्लास से पहले उसे देख के आ जाओ। इतना ही करना होता है। तुम लोग के पास दूसरा फायदा ये है कि सब कुछ रिकॉर्डेड है, 2x पे भी देख लो। अगर रिवाइज कर रहे हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, 2x पे कर लो। लेकिन अगर मैं 2 घंटे की लेक्चर ले रहा हूँ तो वो सारे सवाल अगर मैं करा रहा हूँ 2 घंटे में, तो आपको उसको एसिमुलेट करने में 4-5 घंटे लगेंगे, वो भी जब अपने हाथ से सॉल्व करोगे, है ना? तो छोटे छोटे चीज़ें करते रहो। स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, जैसा कि मैं समझता हूँ। और जिन बच्चों को स्कूल में प्रेशर लग रहा है उनके लिए क्लास ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना? तो बस थोड़ा थोड़ा सा ट्विकिंग करो अपने लाइफ में, यू वुड सी कि बाई 10th क्लास तुम IIT जेई के अच्छे खासे सिलेबस कवर कर चुके होगे। एंड व्हेन यू गो इन क्लास 11th, you would be doing problem solving. You will not be wasting your time in theoretical lectures. 2 year you will just be doing problems. And I'll make sure that you do all sort of hard problems, advanced problems. तो तुम लोग की पोटेंशियल अभी, जस्ट तुम लोग 9th में हो, तुम्हारे पास अभी करीब 3.5 साल हैं। तुम 3.5 साल में IIT बॉम्बे में टॉप 100 रैंक में जा सकते हो। एंड यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। तुम IOQM के तहत इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो। और गोल्ड मेडलिस्ट बनने का मतलब समझते हो क्या होता है? ऑक्सफोर्ड में एडमिशन, यूरोप और US के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड, ये सब में कॉल आ जाएगा एडमिशन का। थोड़ा बहुत तुमको वो सब लिखना पड़ेगा, अपना जो एप्लीकेशन ये सब होता है, बट यू वुड बी अ गोल्ड मेडलिस्ट इन IIMO। तो सोचो 3-4 साल के मेहनत से तुम कहाँ पहुँच सकते हो। और जो चीज़ तुम्हें अभी बताई जा रही है, दी जा रही है, ऑर्डिनरी नहीं है। ये तो जो IIT की तैयारी करते हैं उनको भी नहीं पता होता है जो जो चीज़ें तुम्हें बता दी जा रही है, ठीक है?
उनको बाद में पता चलता है कि भाई गलती हो गई। ध्यान दो, फोकस करो, ताकत लगाओ, यू वुड डू वंडर्स। तुम लोग अपने मतलब इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो, संडे छोड़ के, मस्ती को छोड़ के यहाँ पे बैठे हो, तो उसकी वैल्यू सही डायरेक्शन में ले जाओ ना, है ना। और ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है, और बताता भी है तो बहुत इक्का दुक्का लोग बताता है। ठीक है, तो तुम लोग को जो चीज़ मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करो। और अप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं कि ताली, अप्रिशिएट करने का मतलब है घर पे जाके उसको पढ़ा, उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बारे में सोचा, फिर उसके बारे में रिफ्लेक्ट किया। आई डोंट, जब तुम लोग आते हो नेक्स्ट क्लास में तो पुरानी क्लास की कोई डाउट्स ही नहीं दिखाई देती है। या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। चलो, द नेक्स्ट item we are going to attack is this: r into 10 cr. r goes from 0 से 10। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए? अब तुम देखोगे मैं बार बार तुम्हें नई चीजें दिखा रहा हूं, और नई चीजें दिखाने के लिए आई एम गिविंग यू द इनसाइट कि कैसे उसके बारे में सोचना है। तुम लोग सोच पा रहे हो उसके बारे में? तुम एक्सपेंशन की बात मत करो, तुम एक्सपैंड कर रहे हो। मेरे को इसको अटैक करना है। अभी तक क्या देखा था? 10 CR अकेला था, फिर मैंने देखा 10 CR इंटू 20 CR, प्रोडक्ट भी देखा। अब मैं देख रहा हूं 10 CR इंटू सम अलजेब्रिक वेरिएबल। अब इसको कैसे टैकल करें? पढ़ा है ना, पढ़ा है क्या? हाँ, क्या क्या था, क्या था? एन सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन। सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ, क्या था? 50C11 इंटू 11 इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन जिसको कहते हैं NCR इंटू R इज इक्वल टू N इंटू, तू हमेशा सही सोचता है मैं देखा हूं, बट नंबर क्यों नहीं आते तेरे? सो जो R इंटू 10CR है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? हो गया? कांस्टेंट को तो बाहर निकालना आता है, वो भी नहीं आता। सो कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब तो फैमिलियर जोन में आ गया। अब इसको खोलेगा तो क्या बढ़ेगा? R इज इक्वल टू 0 पे 9C-1, नो मीनिंग, गेट आउट। R इज इक्वल टू what? 9C0। सो 10, 9C0, 9C1 कहां तक जा रहा है? 9C9 तक। तो क्या बन गया? ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल यू हैव थॉट, ऐसे सोचा जाता है। ठीक है, इसका एक और अप्रोच हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस, कैलकुलस अप्रोच। अब इसको कैलकुलस अप्रोच से कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। ये तो दिख गया, ये जो आर आया है ना, अब तुमने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन तो सीख ही लिया है, और एक्स की पावर जब डिफरेंशिएट होती है तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बाहर, ऐसा सीखा है ना? ओके, सो फोकस हियर। अगर मैं कहूं 1 + x⁻10 को एक्सपैंड करने को, तो तुम क्या लिखते हो? 10C0 प्लस 10C1 x प्लस, कहां तक जाता है? यही होता है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो बताओ ये क्या बनेगा?
परफेक्ट। और इंडिविजुअल टर्म्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होंगे। पहला बंदा 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10c1, ये बन जाएगा 2 इंटू 10c2x, ये बन जाएगा 3 इंटू 10c3x², और लास्ट टर्म बन जाएगा 10 इंटू, ओके, 10c1 इंटू 1, 2 इंटू 10c2, 3 इंटू 10c3, यही आ रहा था ना, r इंटू एनसीआर आ गया जिसे हम खोज रहे थे, मिल गया हमें। अब क्या करें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। क्या कर दे, x इज इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा, आ गया, इसी को समेशन में लिखा हुआ था ना, r इंटू r गोज फ्रॉम 0 से 10। 0 वाला टर्म कोई मतलब है नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये दिस इज द सेकेंड अप्रोच। फंक्शन देख रहा था तुझे, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना। कैलकुलस ब्रांच ऑफ मैथ्स है यार, जैसे जैसे ज्योमेट्री है, जैसे कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स है, जैसे एनालिटिकल ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, दीज आर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री की जब शादी होती है तो कौन सा ब्रांच निकल के आता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। That's the most famous marriage in mathematics, the marriage of algebra and geometry। जहां क्या निकला, किसे निकाला था, रेने डेकार्ट। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री नहीं आया होता तो कैलकुलस का नींव कहां से रखा जाता, कार्टेशियन प्लेन यूज ही नहीं कर पाते। अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ यू वुड अंडरस्टैंड आर एन सी आर अगर दिखे तो क्या सोचना है, राइट और रॉन्ग। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समेशन का फंडा समझ में आ रहा है धीरे धीरे ना? खूब मेहनत करो, अभी बहुत दूर चले जाओगे। आगे बढ़े, चलो। इसको कैसे हैंडल किया जाए, पहले आर लिखा था, अब क्या हो गया, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। आर बाहर कैसे ले सकते हैं, बाहर तो ले नहीं सकते हैं, मैंने बताया था ना, रूल ऑफ समेशंस बताया था ना, सिग्मा ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी, बताया था ना, तो भूल कैसे गया। एक आर को हम अंदर ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आर गोज फ्रॉम 0 से, एक आर बाहर, अंदर आ गया, आर इंटू, इसे पहचानते हैं क्या, कौन है ये, सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम। तो इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 9CR-1, तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 9CR-1, सही बात है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, है ना। अब बताओ क्या करें, R इंटू
अब क्या करें? सोचो। ये r-1 है, यहां r-1 होता तो मजा आता। क्या है? ये r है, r-1 होता तो मजा आता, तो मजा लेने से कोई मना क्या है? तो r-1 लिख दो। कैसे लिखोगे? अरे माइ -1 लिखने के लिए डिवाइड क्यों करेगा? 10 बाहर है, रहने दे। r गोज फ्रॉम 0 से, और इसको लिख दे r-1 प्लस 1। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना। अरे कैंसिल होने के लिए थोड़ी ना ये किया था, किसने बोला कैंसिल करके वापस? अरे कैंसिल पहले मुर्गी की पहले अंडा है, उसी में सर्कुलर थिंकिंग में सब फंसा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, लगता ही है ना, a प्लस माइनस बी समेशन पे अलाउड है, तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 10 r गोज फ्रॉम 0 से 10 r-1 इंटू 9c r-1 प्लस 10 r गोज फ्रॉम, अब जान पहचान हो गया। अब ये वाला मेथड लगा दो, क्या निकल के आएगा? 10 इंटू 9 बाहर, r गोज फ्रॉम 0 से 8c r-2 प्लस 10 इंटू, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 बनेगा ना ये। देख ये कैसे स्टार्ट होगा, 9c 0 से, तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 9। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर, सो 10 इंटू 9 इंटू 2 की पावर 8, 9। ठीक है, 110 इंटू 2 की पावर 8। 10 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 8। बता क्यों लिखा है मैं? क्योंकि सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर, आर गोज फ्रॉम 0 से n वुड बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n-2। ये रटा होना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं, इतना कौन सा परेशान होने वाली बात है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। देख, इस बात को समझ में आ गया था, ये तो क्वेश्चन ही है। आर स्क्वायर का एक आर अंदर डाल दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैथमेटिकल क्राइम नहीं है। इस पे सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन लगा दिया, तो 10 बाहर निकल के आ गया, 9 CR-1 आ गया। ठीक है, 10 बाहर फेंक दे, ये आ जा। हमने कहा R-1 होता तो मजा आ जाता, कर दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके पहला एक्सप्रेशन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, समेशन लॉ फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा। R-1 दोनों का सफिक्स सेम है, तो 9 बाहर निकाल दिया, 8CR-2। और ये तो हमारा प्यारा बंदा है, और ये हमारा प्यारा बंदा है। 10 इंटू 11 इंटू, क्यों? क्योंकि n 10 था, n इंटू n प्लस 1,
सो अगर तू वैसे भी करेगा, n के फॉर्म में भी लिखेगा, तो यू विल गेट एंड अप विथ n स्क्वायर प्लस n इंटू टू टू द पावर n माइनस टू, विच इज n इंटू n प्लस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, ये सब रिजल्ट्स अगर तू याद रखेगा तो कितना फायदा होगा। लेकिन ये रिजल्ट याद कैसे होता है? सुबह उठ के मंत्र की तरह याद करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करते होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे तो क्या होता है कि या तो मैक्सिमम टाइम आपको याद ही रह जाता है, और नहीं भी याद रहता है तो आप तुरंत डिराइव कर लेते हो तुरंत। और डिराइव करने में कुछ गलत आंसर आता है तो मेमोरी बता देता है कुछ गलत हुआ है, ठीक, चेक कर ले, है ना? ठीक है। क्या? कहाँ जल्दी निकाला भाई? देखना भाई, ये, अरे भाई 10 × 9 90 है, 10 × 2 20 है, टू द पर, और 90 + 20 बहुत जल्दी करना। मैं बहुत फास्ट कैलकुलेटर की तरह, कंप्यूटर से भी तेज मेरा दिमाग चलता है, इसलिए मैं 90 + 20 को 110 बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर ऐड कर लेता हूं। क्या चाचा चौधरी का भी दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है? चलो, पहले एक सवाल, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक आईआईटी जेई का सवाल दिखाऊंगा जो सेम फंडे पे था। ये सवाल तो तुम लोगों ने कर लिया। ये तो कर लिया ना तुमने। अभी इसको तोड़ दो ना, हमने अभी 3 क्वेश्चन जो किए ना उसी का ये एक क्वेश्चन है। नहीं कुछ नहीं, ये हो जाएगा r² 10 CR प्लस r 10 CR प्लस 10 CR। r गोज फ्रॉम, है ना, ये हमारा आ गया था 110 इंटू टू टू द पावर 8। ये आ गया था हमारा n इंटू, क्या था, n इंटू टू द पावर 9, और ये आ गया था, दिस वॉज योर आंसर, है ना? तो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब दिखाता हूं आईआईटी जेई में क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, देख लो, यही, अरे वही क्वेश्चन है, तीनों को ऐड करके ये है। हाँ, मैंने तुझसे r² 10 CR निकलवाया, फिर r 10 CR निकलवाया, फिर 10 CR निकला। अब देख आईआईटी जेई में क्या क्वेश्चन आया था। अब बताओ गलती कहाँ पे की होंगे लड़कों ने, बच्चों ने गलती कहाँ की होगी? लिमिट्स में। यहां पे 12 होता तो सेम ही आंसर हो जाता, बस पावर अकॉर्डिंगली। बच्चे लोग इस बात को ध्यान नहीं दे पाए कि ये 12 है और यहाँ 10 लिखा है, मतलब लास्ट के 2 टर्म एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करने होंगे बार बार। समझ में आया कि नहीं आया? फंडा समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये इस तरीके से हो जाएगा, r² 12 CR प्लस r 12 CR प्लस 12 CR। बट गौर से देखना सब में क्या है, ये गलती करेंगे लोग, समझ रहे हैं? गलती कहां पे होगी? लेकिन अगर जो ध्यान दे देगा उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देखो, सबसे पहले मैं इसको 12 की तरह ले लेता हूं, तो आंसर क्या होगा? 12 इंटू 11 इंटू टू टू द पावर 10, सही बात है। n इंटू n+1 इंटू टू टू द पावर n-2 माइनस,
एक मिनट रुकना, पहले ये जो इसका जो आंसर होगा आर स्क्वायर इंटू 12CR, है ना। अगर तू पूरी कहानी को लेके जाएगा इस तरीके से, जैसे इसको तू यहां पे ले जा, यही करेगा ना। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने यहां पे 12 कर दिया, तो 11 12 वाला माइनस कर दिया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? इसका आंसर मुझे पता है, n इंटू एन प्लस 1, 12 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 11 स्क्वायर, 12 से 11 क्या होता है? माइनस, इजी टू फाइंड, पार्ट ए सॉल्व हो गया। ओके, हाउ टू हैंडल दिस? अगेन मैं इसको 12 तक ले जाऊंगा, इसको मैं, तो क्या बन जाएगा? 12 इंटू 2 टू द पावर 11, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, माइनस 11 इंटू 12C11, माइनस 12 इंटू, इजी टू हैंडल, और इसे मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 12 12C11 एंड 12C12 विच इज माइनस 30। ये जो लास्ट के जो कहानी थे ना, और ये और ये बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर जाएंगे, उस पे हमें ध्यान देना था। तो देख रहे हो IIT जेईई का सवाल कितने आसानी से आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, अभी है टाइम, तो कुछ और रिजल्ट्स ध्यान में रख लेते हैं। नहीं, ये समझ में आया तुझे? समझ में आया? फिर उसके बाद मैंने जनरल रिजल्ट लिख दिया, आर स्क्वायर NCR, आर NCR और NCR। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी? ये 12CR तक जा रहा था, बट लिमिट टोटल टर्म 13 होनी चाहिए थी, टोटल टर्म्स कितनी बोल रहा है? 11। तो तुमने क्या कर दिया? तुमने इसको मान लिया 12 और माइनस कर दिया, r गोज फ्रॉम 11 से 12, आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 12CR। ये तू मैनुअली निकाल लेगा, ये तो उंगली पे निकाल लेगा, दो ही टर्म है ना, एक बार 11 डाल के एक बार 12 डाल के, और ये तो फॉर्मूले से निकाल लेगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो वही मैंने इंडिविजुअली कर दिया इसको। समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो अगर आप अपने लिस्ट में देखो तो आपने ये वाला हैंडल कर लिया है, NCR, r गोज फ्रॉम 0 to n इज इक्वल टू 2 की पावर n, r इंटू NCR, r गोज फ्रॉम 0 to n, क्या लिखा तुमने? n इंटू, और r गोज फ्रॉम 0 to n, r स्क्वायर NCR, क्या लिखा तुमने? ठीक है, ये तीनों रिजल्ट याद है, रहेगा? ओके, ठीक। अब बताओ मुझे, इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब कुछ सोचने की चीज ही नहीं है, अब तो पहले आर अंदर डालेंगे, पहले आर, है ना।
तो चलो इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि शायद बोर्ड पूरा कवर करे ये। ठीक है, चलो ऐसे देखते हैं। स्लो जाएंगे ताकि हम रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, सबसे पहले वी विल राइट r गोज फ्रॉम 0 से n, r स्क्वायर बाहर और अंदर क्या ले जाएंगे, r इंटू एन सी आर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो n बाहर निकल के आएगा, n, इसका मतलब r, मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, इसका मतलब है 0 से n, r स्क्वायर n माइनस वन r माइनस वन। सही बात है, पक्का, कोई दिक्कत किसी को? ओके, फिर मैं लिखूंगा n बाहर r इंटू r माइनस वन प्लस वन। कोई दिक्कत किसी को? श्योर। फिर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये बन जाएगा r r माइनस वन n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सही क्या है? कोई मैथमेटिकल मिस्टेक? नो। ठीक है, यहां से क्या निकल के आएगा, n माइनस n इंटू एन माइनस वन सिग्मा r n माइनस टू सी आर माइनस टू। सही बात है, गलत बात है? प्लस n इंटू r माइनस वन प्लस वन n माइनस वन सी आर माइनस वन। सही बात है, गलत बात है? ठीक है, n इंटू एन माइनस वन सिग्मा r माइनस टू प्लस टू। सही बात है, गलत बात है? क्यों, क्या? n माइनस टू प्लस, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट है ना, n इंटू आर माइनस वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस n इंटू एन माइनस वन आर माइनस वन। ठीक है, लेयर्स खुल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट लेयर्स आर बीइंग ओपनड, इसलिए थोड़ा सा, बट इफ वी गो स्लो एंड फोकस रियली वेल, मिस्टेक्स होने की चांसेस कम होती है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, n इंटू एन माइनस वन सिग्मा r माइनस टू एन माइनस टू आर माइनस टू, और ये टू बाहर निकल के आएगा, टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू आर माइनस टू। सही बात है? और ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू आर माइनस टू। सही बात है? और ये बन जाएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। सही बात है, गलत बात है? ओ, अब बेटर सॉल्व हो चुका है, मेहनत सारा हो चुका है खत्म। ये हो गया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री आर माइनस थ्री। सही बात है, गलत बात है? ये बन गया, ये देखो ये और ये सेम है, ये और ये देखो, ये और ये सेम ही है ना, एक के साथ टू है एक के साथ वन है, तो क्या बन जाएगा, थ्री एन एन माइनस वन, ये बन जाएगा टू टू द पावर एन माइनस टू। सही बात है, गलत बात है? और ये बन जाएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू
2 to the power n minus 3 plus 3n n minus 1 2 to the power n minus 2 plus n into 2 to the power n minus, ठीक है, n n n, सबको n दिख रहा है, 2 की पावर n माइनस 3 सब पे दिख रहा है, तो ये बन जाएगा n माइनस 3 इंटू 2, ये बन जाएगा n माइनस 3 इंटू 4, अब दिख रहा है, ओके, सो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 3 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 6n माइनस 6, देखो एक जल्दी में ही हो गया ना, ये 2 मिसिंग था, प्लस, अब ठीक है, अब देखो क्या होगा, कांस्टेंट सारे खत्म हो जाएंगे, देखो हो गया खत्म, देखो मुझे रिजल्ट याद है इसलिए मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई, इसलिए मेमोरी में, हाँ, अब देखो क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर होगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 3 टू द पावर, जैसे ही कांस्टेंट टर्म नहीं हटा था तो मैंने क्या बोला था, कुछ गलती कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे n एक्स्ट्रा निकालना था, क्योंकि n स्क्वायर था आंसर में, समझ गया, क्या करेगा ऊपर, अरे ऊपर की दुनिया ऐसे ही है, चलो यहीं पे खेल खत्म रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ें।